प्रिय द्वितीय वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों, नमस्कार। इससे पूर्व मैंने आपको कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति के अंतर्गत सभाओं के सामान्य सिद्धांतों के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया था। सभा किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पूर्व सूचना के आधार पर किसी निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर आपसी विचार विमर्श करते हैं और किसी निर्णय पर पहुंचते हैं या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उसे हम सभा कहा जाता है। विद्यार्थियों, सभा के आवश्यक तत्व भी मैंने आपको बताए थे कि सभाएं के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या लक्षण है, और कंपनी के संबंध में भी सभाएं मैंने आपको बताई थी। वार्षिक साधारण सभा, असामान्य साधारण सभा और संचालकों की सभाएं, ऋण पत्रधारियों की सभाएं, अंशदाताओं की सभाएं, इन सभी का मैंने आपसे विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया था। इसके बाद मैं आपको ये अध्ययन कराना चाहता हूँ कि सभा जब बुलाई जाती है तो उसमें कोरम पूर्ति आवश्यक है। सभा की कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति का होना आवश्यक है। बिना कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति के यदि कोई सभा बुला ली जाती है तो वह सभा अमान्य होती है और वो किसी भी तरीके से उसके द्वारा दिए गए निर्णय या लिए गए प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता है। सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी के अलग अलग प्रावधान है जो मैंने आपको पहले बताए थे। सभा की कार्यवाहक संख्या के बाद उस सभा का अध्यक्ष कौन होता है या सभापति कौन होता है, कौन हो सकता है, के संबंध में आज मैं आपको विस्तार से अध्ययन कराना चाहता हूँ। सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सभा का संचालन करता है और संचालन करने के साथ साथ नियंत्रण करता है। उस व्यक्ति को कंपनी सभा का सभापति या अध्यक्ष नियुक्त करती है। सभापति किसी भी सभा का नेतृत्व नहीं कर सकता, बल्कि उसका निर्देशन करता है, उसका नियंत्रण करता है। सभापति संपूर्ण सभा का नियमन और नियंत्रण करने का अधिकार रखता है। इसलिए हम सभापति को कह सकते हैं कि सभापति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी सभा के नियमन, नियंत्रण और निर्देशन के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि उस सभा के उद्देश्यों को भली प्रकार से पूरा किया जा सके। यानी यहाँ पर ये स्पष्ट है कि किसी सभा का अध्यक्ष या सभापति वह व्यक्ति होता है जो कंपनी या सभा किसी के द्वारा बुलाई जाती है उसका नियमन एवं नियंत्रण करता है और वह व्यक्ति निर्देशन देता है। निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि जिस उद्देश्य के लिए सभा बुलाई गई है उस उद्देश्य की पूर्ति भली प्रकार से आसानी से की जा सके। अब हमें ये जानकारी लेनी होगी कि सभापति की नियुक्ति क्यों की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की जाती है। सामान्यतः संचालक मंडल का अध्यक्ष कंपनी की सभा का सभापति होता है तथा सभा को संचालित करता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में सभापति की नियुक्ति भी निम्नलिखित दशाओं में उपस्थित हो जाती है। यदि सभा के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर संचालक मंडल का अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, यानी मुख्य रूप से कंपनी की सभा जो बुलाई जाती है उसका संचालक जो मंडल होता है वह कंपनी का उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन सभापति की नियुक्ति की आवश्यकता निम्नलिखित दशा में उपस्थित हो जाती है। यदि सभा के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर संचालक मंडल का अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, यदि संचालक मंडल का अध्यक्ष सभा के सभापति के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं है, यदि किसी भी संचालक को
सभा के सभापति के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में सभा में उपस्थित संचालक अपने में से किसी को भी कंपनी की सभा के सभापति के रूप में कार्य करने हेतु चुन सकते हैं। लेकिन कोई भी संचालक सभा के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर उपस्थित हो जाता है। संचालक अथवा कोई भी संचालक सभापति बनना स्वीकार नहीं करता है। वो उपस्थित तो हो जाता है, लेकिन संचालक सभापति बनने के लिए स्वीकार नहीं करता है, तो कंपनी के उपस्थित सदस्यों में से किसी को भी कंपनी की सभा के सभापति के रूप में चुन लिया जाता है। और अंतर नियमों में कोई अन्य व्यवस्था यदि नहीं की गई हो तो सभापति की नियुक्ति अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की जाती है। किंतु यदि कंपनी के अंतर नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है पहले से, तो कंपनी की सभा के सभापति की नियुक्ति निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी। हाथ उठाकर सभापति की नियुक्ति। सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य हाथ उठाकर किसी भी सदस्य को सभापति के रूप में चुन सकते हैं। दूसरा प्रावधान है मतांकन की मांग करने पर नियुक्ति। यदि सदस्य सभापति की नियुक्ति में मतांकन पोलिंग की मांग करते हैं सदस्य कि हम पोलिंग करेंगे और उसके बाद जिसको ज़्यादा अधिक मत प्राप्त होंगे वही कंपनी की सभा का सभापति होता है, तो मतांकन की व्यवस्था की जाती है। मतांकन द्वारा सभापति की नियुक्ति करने की कार्रवाई करते समय हाथ उठाकर चुना गया व्यक्ति सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। इसके बाद यदि मतांकन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को सभापति के रूप में चुन लिया जाता है, तो इस प्रकार चुना हुआ व्यक्ति शेष सभा में सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब सभापति के क्या कर्तव्य है? सभापति सभा की कार्यवाही के प्रारंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सभा अधिनियमों, अंतर नियमों तथा अन्य संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत रूप से गठित की गई है या नहीं। सभापति इसके पश्चात ही सभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। सभा का संचालन निष्पक्ष एवं न्याय संगत रीति से करेगा तथा इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभा में केवल वे ही कार्य किए जाएंगे जो सभा की सूचना में लिखे हुए हो, जो पूर्व में सूचित किए गए हैं, जिसका एजेंडा प्रस्तुत किया गया है या एजेंडा सभी सदस्यों को भेजा गया है, उन्हीं व्यक्तियों को वह सूचना भेजी जाएगी। सभापति कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही सभा में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। सभापति सदस्यों को सभा में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने या उन पर अपनी टिप्पणी करने का उचित अवसर देगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उठाए गए प्रश्नों का समाधान भी करेगा। और क्या क्या दायित्व है सभापति के? सार्वजनिक कंपनियों की दशा में सभापति सभा के ऐसे किसी भी संकल्प का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसमें उसका स्वयं का हित निहित हो। स्पष्ट है, सभापति अपने स्वयं के हित के संबंध में कोई ऐसा प्रस्ताव है तो वह वहाँ पर उसे अंकित नहीं करेगा या उस कार्य मत के विचार के दौरान सभा की कार्रवाई की सभापति संचालन नहीं करेगा। यदि सभा की किसी कार्य मद में सभापति का हित है तो वह उस हित वाली कार्यवाही के विवरण से पृथक हो जाएगा। कार्रवाई का संचालन सभा में उपस्थित सदस्यों की सहमति से किसी भी निष्पक्ष संचालक या सदस्य को सौंप दिया जाएगा। यदि उस कार्रवाई के दौरान यदि कोई उसका व्यक्तिगत हित है तो वह उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, बल्कि उनमें से सदस्यों में से किसी व्यक्ति को मनोनीत करके और सभापति के रूप में कार्य ग्रहण करेगा। जब वह कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद वह पुनः कार्य ग्रहण कर लेगा। सभापति के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं? सभापति के कर्तव्यों के साथ साथ उनके कुछ अधिकार भी होते हैं, उनके कुछ शक्तियां भी होती है जिसका वह सभा के समय प्रयोग कर सकता है। व्यवस्था का प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार। कई बार सदस्य सभापति के समक्ष व्यवस्था अथवा अधिनियम संबंधी प्रश्न खड़ा कर देते हैं। आपने देखा हो कि लोकसभा और विधानसभाओं में भी जो भी विधायक और लोकसभा सांसद होते हैं
वह व्यवस्था का प्रश्न उठाते रहते हैं। सभा के समय व्यवस्था का प्रश्न प्राय नियमों का उल्लंघन होता हो, सदस्यों के आचरण पर है, विचारों की औचित्यता पर है, सदस्यों की आपसी बातचीत को जो दूसरों को सुनाई नहीं देती है से संबंधित हो सकता है। प्रत्येक दशा में सभापति को स्वयं को वह निर्णय देना पड़ता है कि कोई कार्रवाई अथवा सदस्यों का व्यवहार नियमों के अंतर्गत है या नहीं। दूसरा है वक्ताओं का क्रम निर्धारित करने का अधिकार। सभापति को कभी कभी सभा में अनेक सदस्य एक साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आपने लोकसभा और विधानसभा में देखा है कि एक साथ अपने विचारों को प्रकट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सभापति उनमें से किसी एक को सर्वप्रथम बोलने का अवसर प्रदान करता है। वह शेष सदस्यों के बोलने पर क्रम निर्धारित कर सकता है। उसके द्वारा निर्धारित क्रम को सभी को पालन करना पड़ता है। किसी विषय पर विचार समाप्त करने का अधिकार। जब सभापति यह समझता है कि किसी मामले पर पर्याप्त विचार विमर्श हो चुका है तथा सभी वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, सभापति पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए, तो वह उस विषय पर होने वाला विचार की कार्रवाई को समाप्त भी कर सकता है। अवांछनीय व्यवहार करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करना। लोकसभा और विधानसभाओं में भी आपने देखा होगा कि सभापति का यह कर्तव्य है, उसका अधिकार है, उसकी शक्तियां हैं कि सदन शांतिपूर्ण से चले, किंतु कभी कभी कुछ सदस्य सभा की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं तथा सभा की शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। कुछ सदस्य बिना आज्ञा और नियमों के अपनी बात कहना पसंद करते हैं। कुछ सदस्य सभापति द्वारा दिए गए समय के समाप्त होने के बाद भी बोलते रहते हैं, तो कुछ अन्य सदस्य अनुचित भाषा का प्रयोग भी करते हैं। ऐसी दशा में सभापति को ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। उसे या तो चेतावनी दी जाती है और चेतावनी के उपरांत भी वह अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता है तो सभा से निकालने का या बल प्रयोग करके सदन से बाहर भेजने का भी सभापति को अधिकार है। निर्णायक मत देना। सभापति कंपनी का सदस्य होने के साथ साथ सदस्य की हैसियत से भी वह मामलों पर मत दे सकता है, किंतु उसे सभापति की हैसियत से मत देने का अधिकार दिया जा सकता है। उसे निर्णायक मत कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बराबर के मत पड़ने पर सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, जबकि अंतर्नियम द्वारा उसे यह अधिकार प्रदान कर रखा हो। सभापति को निर्णायक मत देने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब किसी मामले में पक्ष और विपक्ष के बराबर मत पड़ जाते हैं। ऐसी दशा में सभापति जिस तरफ उचित समझता है अपना मत दे सकता है तथा उस मामले को निर्णय दे सकता है। नेक्स्ट जो अधिकार और शक्तियां हैं, सदस्यों की सहमति से सभा स्थगित करना। सभापति स्वयं अपनी स्वेच्छा से किसी भी चालू सभा को स्थगित नहीं कर सकता। इसके लिए उसे सदस्यों की सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। सामान्यतः सभापति सदस्यों की सहमति से सभा को स्थगित कर सकता है और सभा में अव्यवस्था होने पर सभा को स्थगित भी कर सकता है और प्रतिपुरुषों की वैधता को निर्धारित कर सकता है। सभा की समाप्ति या राय जानने के युक्तियुक्त उपाय करना, जैसे हाथ उठाकर परिणाम घोषित करना, आवश्यकता होने पर मतों का पुनः मतगणना करना, मतांकन का पोल का आदेश देना या मतगणना करना और अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर सभापति द्वारा निर्णायक मत देना, सदस्य के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करना और मतगणना की विधि का नियमन करना, सभा का कार्यवृत्त लिखवाना और उन पर हस्ताक्षर करना। यानी जो भी सभा की कार्रवाई की जाती है उस कार्रवाई का विवरण कार्यवृत्त लिखवाना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सभा के कार्यवृत्त में से किसी ऐसे अंश को निकाल देना चाहिए जो अनावश्यक हो या जो कंपनी के हित में नहीं हो या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो, उसे निकाल दिया जाता है। कार्रवाई में वर्णित सभी कार्य पूर्ण होने पर सभा समाप्त करना। यह ध्यान रहे कि कार्यवाही पूरी होने से पूर्व सभापति सभा समाप्ति घोषणा कर देता है तो वह सभा समाप्त नहीं मानी जाती है जब तक कि कार्रवाई पूर्ण नहीं हो, बल्कि सभा नए सभापति की नियुक्ति करके कार्यवाही के कार्यों को पूरा कर सकती है। ये मैंने आपको सभापति कैसे नियुक्त किया जाता है या सभा का अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाता है और नियुक्ति की क्यों आवश्यकता है, क्या विधि है और इसके अलावा सभापति की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, कैसे प्रावधान
किन प्रावधानों के द्वारा सभापति या अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, सभापति की क्या क्या कर्तव्य है, दायित्व है, क्या शक्तियां हैं, अधिकार हैं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया। अब कल आपको अन्य बिंदु के बारे में अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद।